नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपकी वॉइस सुशील कुमार के साथ। इस वक्त मौजूद है हम नई दिल्ली विधानसभा में। बीते दिनों जिस तरीके से दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, एक डिजिटल क्रांति कहा जाए या बदलाव कहा जाए, जिसने पूरे देश में सभी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। वो चाहे हमारे युवा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या किस तरीके से एक डिजिटल जो है क्या बदलाव ला सकता है। और सीजेपी यानी हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, जो सिर्फ एक मीम्स के रूप में शुरू हुई और उसने एक जो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक को दिला दिया, जिसके बाद लोगों ने एक अनेकों सवाल खड़े किए कि क्या युवा जो है जेनजी वो बदलाव ला सकते हैं, और उनके अंदर एक अलग उत्साह हुआ। लेकिन वास्तव में क्या जेनजी जो है अपने सही रास्ते पर है? क्या उन्होंने जो किया वो सही था या वो गलत है? क्योंकि अनेकों प्रकार के सवाल और जवाब दोनों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि समस्या आती है तो समाधान आता है और समाधान के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। तो क्या इस पे सही हुआ है कुछ? और इसी पे हम चर्चा करने वाले, क्योंकि हमारे साथ भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता मौजूद है। इस वक्त हम बात करेंगे हरिशंकर गौतम जी से। सबसे पहले बात करेंगे हरिशंकर गौतम जी, जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता है दिल्ली से, और ये जो है मालवीय नगर, जो पहले हौजखास के नाम, जो हौजखास विधानसभा आता था, वहां से लगभग 1999 में इलेक्शन लड़े थे, अटल जी के समय की बात करें तो अभी हम बात करेंगे हरिशंकर गौतम जी, जो जिस तरीके का ये जो परिवर्तन हुआ है दिल्ली में, इस्तीफे हुआ है, आपको क्या लगता है ये इस्तीफा जो है सरकार के लिए एक चोट है या फिर एक बदलाव है? किस रूप में आप इसको देखते हैं? ना ये बदलाव है ना सरकार के लिए चोट है। बहुत सारे असामाजिक तत्व इस काम में लगे हुए थे पर्दे के पीछे से। सरकार ने बहुत कम समय में इतना बड़ा फैसला लिया है कि देश का वातावरण खराब ना हो। युवाओं को बदनाम किया जा रहा था। युवाओं की आड़ में पर्दे के पीछे कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं। उसमें युवा तो स्टूडेंट तो थे ही नहीं, बहुत असामाजिक तत्व अधिक थे, जिसमें कि इंडी गठबंधन के कुछ लोगों का भी उनको पर्दे के पीछे से सहयोग था। तो ये बदलाव इसलिए किया गया कि ये लोग देश का वातावरण खराब ना कर सकें, इसलिए। और ये अच्छे काम के लिए हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी ने संगठन के देश के हित में ये फैसला लिया है कि भाई ये लोग देश का वातावरण खराब ना कर सकें, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जेनजी जो है वो परेशान हो गया था, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो है लोगों का काफी झुकाव रहता है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा था, इससे वो कहीं ना कहीं आक्रोशित थे। तो क्या लगता है ये जेनजी का जो आक्रोश, जो वो आक्रोशित थे, वो जायज था, या उनके जो गर्माहट थी, उनके जो विरोध थे, उसका दुरुपयोग किया गया है पॉलिटिशियनों द्वारा विरोध विपक्ष में? जहां तक पेपर लीक का मामला है, सैकड़ों बार इस देश में पेपर लीक हुए हैं। बहुत बड़ा देश है, सब प्रकार के लोग हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है हम लोगों के द्वारा, जिस कारण से ये पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक में एक बार नहीं हुआ है। जो ये पेपर लीक को मुद्दा बना रहे हैं, हजारों बार पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 75 साल के अंदर। छोटे रूप में, बड़े रूप में, अनेकों रूप में पेपर लीक हुए हैं, पर इन्होंने जानबूझ करके इस पेपर लीक के मुद्दे को बनाया। पर सबसे खुशी की बात यह है कि 15 से 20 लाख स्टूडेंटों को एक महीने के अंदर अंदर भारत सरकार ने उनके पेपर भी दोबारा से करा दिए और उनके सब रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आ गए। सारे स्टूडेंट बहुत खुश हैं। ये जो सब यहाँ पे चल रहा है, ये स्टूडेंट की आड़ में षड्यंत्रकारी लोग हैं जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए पेपर लीक वाला मुद्दा कोई था ही नहीं। इन लोगों ने साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये सब किया है। कुछ ऐसे भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के आने के बाद से जो है शिक्षा की जो प्रणाली है उसमें काफी कुछ बदलाव हुआ है, खासतौर पे एनसीईआरटी के बुक्स में। जैसे पुराने मुगल काल थे या बहुत सारे समय के ऐसी घटनाएं थी जिसको हटाया गया है, और यहाँ तक कि इमरजेंसी के समय की भी बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि इसलिए जानबूझकर धर्मेंद्र प्रधान को जो है टारगेट किया गया, जबकि एनटीए के बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे, विभाग के लोग थे, जिनको पद से हटा दिया गया। फिर भी धर्मेंद्र प्रधान के मांग क्यों था? धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो नई शिक्षा नीति आई है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में ही आई है और अनेकों सुधार किए गए हैं। इन लोगों ने, जो पहले की सरकारें थी, उन्होंने हमारे अनेकों महापुरुषों को कई जगह पे उनको उग्रवादी बताया गया, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिया, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन दिया, न्यौछावर कर दिया देश के लिए।
इस तरह के लोगों को इन्होंने, जो पहली सरकारें रही हैं उन्होंने उनको उग्रवादी तक कहा गया है। इसलिए जो एनसीईआरटी में परिवर्तन हुए हैं बहुत अच्छे परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि हमारा शास्त्र संघ से पढ़ाई नहीं गई लोगों को, मुगलों का शासन पढ़ाते रहे। एक तरफ तो कहते हैं कि ये मुगल आक्रमणकारी थे हमारे देश के अंदर, अंग्रेज आक्रमणकारी थे, और उनका इतिहास पढ़ा रहे। हमारी भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, पिछले हजारों साल से जो हमारी संस्कृति चल रही है, उसको ना पढ़ा करके हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के बच्चों को बहुत ज्यादा मिसगाइड किया गया है। तुलसीदास जी रामायण में हजारों साल पहले कह के चले गए, भय बिन प्रीत न होए गोसाई, और इन लोगों ने मुगलों को पढ़ाया, अंग्रेजों को पढ़ाया, और जो तानाशाह थे जिन्होंने आक्रमणकारी थे हमारे देश में, उन सबको पढ़ाया। पर हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का इन्होंने जानबूझ करके षड्यंत्र के रूप में हमारी संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया पिछले 55-60 साल में कांग्रेस ने और कांग्रेस के साथियों ने। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, इन्होंने देश को, और देश के अंदर बहुत सारे अर्बन नक्सलाइट हैं जो इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और आज भी पहुंचा रहे हैं। डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, लोकतंत्र का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। जो सरकार नया कानून ला रही है, जो विदेशी फंडिंग आती है करोड़ों रुपया इन लोगों के पास, उस फंडिंग को रोकने के लिए जो कानून लाए जा रहे हैं, जो मोदी सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, इसलिए ये सब लोग इतने ज्यादा परेशान होकर के तरह तरह के तमाशेबाजी करके देश की जनता को बरगला रहे हैं। सरकार जिस तरीके से कह रही थी कि डिजिटल बदलाव आ रहा है, इससे युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत कुछ नए समय से जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी जो जिस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ वो डिजिटल बदलाव हुई है, तो क्या सरकार इसको समझने में असफल रही है? सरकार समझने में असफल नहीं रही। सरकार को इनके चंद दिन से कर रहे हैं ये लोग, सरकार तो पहले ही ले आई है बदलाव। और सरकार एजुकेशन पॉलिसी नहीं लाई है, सरकार बहुत सारी चीजें लाई है। सरकार का आज की तारीख में वर्ल्ड में डंका बज रहा है। ये तो एक षड्यंत्र था, इन्होंने एक ऐसा मुद्दा बनाया जो आज के युवा से जुड़ जाता है। युवा बच्चे जरा होमवर्क कम करते हैं जल्दी से बातों में, और सबसे ज्यादा ये यूट्यूब और ये जो चैनल छोटे चल रहे हैं, ये बहुत लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, जिससे हमारा बहुत देश का नुकसान हो रहा है। हमारा युवा बहुत ज्यादा भटकाव की तरफ जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं युवाओं को जो है मतलब पद यानी कुछ देने से पहले जो उसको सीख देनी भी जरूरी है। जिस तरह के डिजिटल माध्यम उनको दे दिया गया है, फोन हाथ में दे दिया गया है, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं, आप यही कहना चाहते हैं। हमारे साथ संजय जी भी बात करने के लिए मौजूद है। संजय जी भी जो है भाजपा के नेता है और अपने इसी क्षेत्र में। संजय जी से बात करेंगे। संजय जी, अपना पहले परिचय दीजिए, किस पद पे हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम संजय दरियाल है। वर्तमान में मैं नई दिल्ली भाजपा मंडल अध्यक्ष का मेरे पद दायित्व है। संजय जी, जिस तरीके का अभी हम गौतम जी से भी बात कर रहे थे, आपके पास भी वही मैं लौटना चाहूंगा कि उसी क्रांति को लेके जिस तरीके की उन्होंने क्रांति का अभी यहाँ पे नाम दिया है, इसे क्रांति कहा जाए, युवाओं का बदलाव कहा जाए, या भ्रमण कहा जाए, पद से भटकना कहा जाए? ये पद से भटकना कहा जाएगा। इसको क्रांति कौन कह रहा है? इसको क्रांति थोड़ी ना कहा जाएगा। ये सबको साबित हो गया, ये पता चल गया सबको। ये जो इन लोगों ने बताया है कि भाई संघ छात्रों का ये प्रदर्शन है, आप देख रहे हैं 21 तारीख से ये चला, ये सदन चलते ही ये इन्होंने दिल्ली में यहाँ पे घेराव किया इसका, और अब लोगों को सच्चाई पता लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारी नई दिल्ली में या दिल्ली के आसपास एनसीआर में कई विद्यार्थी लोग हैं जिनको पता था या बताया गया झुटला के, बतला के, और वो लोग जुड़े भी इधर, मगर वहां नाम चिन्ह के लोग जुड़े, और वो शाम तक ही पता लग गया ये प्रदर्शन किन का है या इसके पीछे कौन सी ताकतें लगी है। देर शाम तक पता लग गया। कारण इंसान की वाणी ही सब कुछ बोलती है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए छोटी छोटी बालिकाएं, आज पता लग रहा है भारत की तस्वीर क्या है। इन छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे हो किन भाषाओं में बात कर रहे हैं, मतलब एक मर्यादा पूरी इन्होंने खत्म कर दी। क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं? कौन कहता है ये छात्र है? दुनिया को पता लग गया। प्रत्येक घर में माता पिता जागरण कर रहे हैं, कि चिंता कर रहे हैं कि ये कौन लोग बैठे हैं। एक भाषा होती है, इन्होंने मतलब अपनी भाषा को तार तार, बच्चियां क्या क्या कागजों पे लिख के क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। तो ये इससे ये हम यही कहना चाहते हैं कि ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ये एक एजेंडा था जो गोपनीय तरीके से बहुत बड़ी साजिश देश को तोड़ने के लिए चलाई जा रही थी, जिसके पीछे पूरा वर्ल्ड के लोग भी लगे हुए थे। आपने देखा होगा रोडों पे। अभी लगता है अगर इसी प्रकार अगर चलता रहता, कुछ ही समय में दिल्ली का सेंटर है, कनॉट प्लेस हमारा हार्ड है,
नजदीकी अपना कनॉट प्लेस में है और नजदीकी संसद भवन है हमारा। कुछ ही समय में ये सारे दुकान के शोरूम के ताले तोड़ लिए जाते, पेट्रोल पंप पे आग लगा दिए जाते। जो इनकी योजना थी, जनपद के सारे शोरूम तोड़ लिए जाते, चोर डकैत ये सारे घूम रहे थे यहाँ पे, आपने देखा होगा, क्योंकि भाषा बताती है इंसान की मर्यादा क्या है। शंकर गौतम जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। जैसे वहां पर छात्र आंदोलन तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुद्दे कुछ और भी आ रहे थे। वहां पर आरएसएस, बीजेपी और हिंदू विरोधी नारे लग रहे थे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि और उसी के बीच जो हमारे अगले शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं वो भी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और एक ब्राह्मण भी है, तो क्या लगता है एक संदेश दिया है इनको या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? नहीं नहीं, ये कोई कारण नहीं है। कुछ चंद लोग हैं, उनकी ये साजिश है किसी ना किसी तरीके से देश के अंदर लोगों को बरगलाया जाए, मिसगाइड किया जाए लोगों को। ऐसा कोई कारण नहीं है। मोदी सरकार राष्ट्रभक्तों की सरकार है, जात पात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार का नारा है कि देश में कोई जात पात की बात नहीं है। हमारे मंत्रिमंडल में, भारत सरकार के मंत्रिमंडल में जात पात की कोई बात नहीं होती है। ये सब षड्यंत्र है। सीता माता को वहां गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के मुंह से कहलवाया जा रहा है। इस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं, बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे, और बहुत सारी दुनिया इसके देश में परेशानी है सनातन को नुकसान पहुंचाने की, कि हिंदुओं को जाति के आधार पर बांट के रखिए। दूसरे धर्म के लोगों में, उनमें भी सैकड़ों जातियां हैं, उनकी बात कोई नहीं करता। ये जानबूझ करके हमारे हिंदू समाज को, हमारे सनातन समाज को जानबूझ के तोड़ने की साजिश है कि इनको अलग अलग जातियों में बांटिए ताकि ये हिंदू एक ना हो सके। इस वजह से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, देश के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। हमको और हमारे सब देशवासियों को जागना पड़ेगा और इनकी चालों में फंसना नहीं है। ये सब षड्यंत्रकारी लोग हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा कहा है, स्पष्ट कहा है उन्होंने, बटोगे तो कटोगे। ये सोच समझ के कहा होगा उन्होंने, इतने विद्वान आदमी हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे देश के खिलाफ। जिन्होंने 55-60 साल इस देश पे राज किया है, उन्होंने देश का बहुत नुकसान किया है और अभी भी बहुत ज्यादा षड्यंत्र चल रहे हैं और ये विदेशियों के हाथ में खेल रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो ये सब षड्यंत्र करके देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं। हम देशवासियों से यही अपील करेंगे कि सावधान रहिए, ऐसे देश के दुश्मनों से अपने बच्चों को बचा के रखिए। ये बच्चों के नाम पे बच्चों को बरगला रहे हैं, बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो सभी माता पिताओं से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को बचा करके रखें, इनके हाथ का खिलौना ना बनने दें अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को संस्कार दें। यही मेरी प्रार्थना है सबसे। आप आरएसएस से भी आते हैं, आरएसएस को लेकर इतनी भ्रांतियां क्यों फैलाई जा रही है? क्या कारण है कि आरएसएस उस चीज को जमीनी स्तर पर लाने में सफल नहीं हो पा रही है या लोगों के अंदर उसके प्रति जागरूकता नहीं है? आरएसएस को शताब्दी वर्ष है, आरएसएस को 100 वर्ष हो गए। आरएसएस मीडिया में, पर्दे पे कभी लाइमलाइट में आता नहीं है। आरएसएस हमेशा देश की सेवा में सबसे दुनिया का बड़ा संगठन है, सबसे अग्रणी संगठन है। जहां भी देश में आवश्यकता होती है, आरएसएस के स्वयंसेवक, अभी 4 दिन पहले आपने कल परसों ही देखा है, गुजरात में इतनी बाढ़ आई है, इतने पौधे लगाए जा रहे हैं, उसमें हमारे स्वयंसेवक हजारों की तादाद में लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो आरएसएस से सब ये लोग डरे हुए हैं। उनका काम ये है, उनकी साजिश है कि आरएसएस को गाली दो, सनातन को गाली दो, हिंदू को गाली दो। तो ये बहुत बड़ी देश को तोड़ने की साजिश है। दुनिया में हमारा एक ही देश है, भारत। पहले नेपाल भी हमारा हिंदुओं का देश था, अब उसको भी इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया है, जो ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और देशद्रोही लोग हैं। इस प्रकार से आरएसएस को, सनातन को गाली दे करके वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो आरएसएस जैसा संगठन तो दुनिया में कोई है ही नहीं। आरएसएस जो देश की सेवा करती है, निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, और आरएसएस कभी टीवी और मीडिया, चैनल, अखबार में आने के लिए करते ही नहीं है। आरएसएस के लोग तो देश की सेवा में 24 घंटे लगे हुए हैं। और ये आज से नहीं, 1962 की लड़ाई में जब चीन ने हमला किया, हमारे आरएसएस के ही लोग थे। जब आर्मी जा रही थी जम्मू कश्मीर में, तो पुल के नीचे हमारे आरएसएस के लोग खड़े हो गए, वहां पे पुल न टूट जाए, कम से आर्मी उधर जम्मू कश्मीर में जा सके।
हमारे सैकड़ों आरएसएस के कार्यकर्ता उस पुल के नीचे सिर में अपने लकड़ी के फट्टे रख रख के खड़े रहे, उस पुल को गिरने नहीं दिया। तो आरएसएस तो देश सेवा के समर्पित संगठन है। संगठन से ही यहाँ पर जो है सीमा जी मौजूद है, क्योंकि अगर बात हो रही है बदलाव की, परिवर्तन की, तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान रहा। जिस तरीके से जंतर मंतर पर देखा गया था, तो वहां पे बहुत सारी हमारी बहनें भी थी, जो कहीं ना कहा जाता है कि महिलाओं की जो है उनकी एक मर्यादा होती है, वो एक देवी होती है, लेकिन वहां पर जो उनकी प्रतिक्रिया कुछ और देखने को मिली। वो प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को अपशब्द बोलते बोलते ये भूल गए कि वो एक देश की बेटी भी है, क्या उनकी भी कुछ गरिमा होनी चाहिए। क्या आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर, वो किस फैमिली से बिलोंग करती थी वो महिलाएं जिन्होंने मोदी जी को अशब्द कहे? आज का जो छोटा बच्चा हुआ है वो भी मोदी जी को मोदी जी कह के बुलाता है। तो वो किस असभ्य परिवार से आ रही हैं वो महिलाएं जिन्होंने गाली तक दे दी मोदी जी को? उनको छात्र के रूप में बैठी हैं, छात्र नहीं है वो। मेरा मानना तो नहीं है ऐसा कि वो छात्र हैं, वो किसी एंगल से छात्र नहीं है। छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के जो ये साजिश रची जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी भी वो चल रहा है, लेकिन बहुत गलत हुआ है जो भी है। हमें तो अब तो सरकार इस्तीफा दे दिया प्रधान जी ने, बट उनको नहीं देना चाहिए था। बट हमने ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हार मान ली है और हमने उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। जैन जी जो होते हैं वो भावुक होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी एक अलग लेवल की होती है। वो बदलाव करना भी जानते हैं, लेकिन अगर उनको सही मार्गदर्शन ना मिले तो भटक भी जाते हैं। तो आप एक गृहिणी भी है, एक बहन है, माता है आप, तो क्या लगता है कि जो माताएं घरों में है उनको किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए कि ऐसे बच्चे इस तरह के माहौल से बचे? अपने बच्चों में संस्कार देना चाहिए, हमें अपने हिंदुत्व को जागृत करना चाहिए। अब जैसा कि मैं कह रही हूँ, हमारे 90s के जो भी हैं पढ़े लिखे लोग हैं जो भी, तो हमने एक पोयम पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब ये पोयम हमें आज तक याद है, तो अगर हमें उस समय हनुमान चालीसा पढ़ाई गई होती, दुर्गा चालीसा पढ़ाई गई होती, तो हमारे हिंदू बच्चों में क्यों नहीं ये जागृत होती, हिंदुत्व क्यों नहीं जागृत होता? तो हमारे सिलेबस में ये था ही नहीं दूर दूर तक ये चीजें। अकबर बीरबल हम आज तक पढ़ते आए हैं, अकबर है, मुगल साम्राज्य है। यदि हमें शुरू से ये चीजें, हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया गया होता, या आज भी हमारे घरों में अगर लोग चाहें अपने बच्चों को जागृत करने के लिए, तो थोड़ा, आज हमारे हिंदू बच्चे क्या कहते हैं, टीका मत लगाओ, हमें बाहर जाना है। क्यों भाई, तुम्हें टीका लगाने में क्या शर्म है? जब तुम हिंदू हो तो हिंदू दिखाओ ना, किस बात का डर तो है? क्या तुम्हें लगता किससे डर है है? लोग जो इसे आडंबर की नजर से देखते हैं, तो इस तरह के बदलाव से क्या उनके विचार में भी बदलाव आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अगर तुम टीका लगा के नहीं निकल रहे हो, या लड़कियां हैं जो हिजाब के तरीके से चुन्नी बांध के जा रही हैं, अगर उसको वो पगड़ी के तौर पे बांध के जाएं, तो उसमें एक एनर्जी जागृत होगी, उनके अंदर एक एनर्जी जागृत होगी। आपके कहने का मतलब जो वहां पे बहनें हैं उनको जो है ऐसे संस्कार और शिक्षा देने की जरूरत है जो जरूरत है, सनातन से बिल्कुल। जुड़ा हो, ताकि वो इस तरह के ना देश विरोधी बने बल्कि समाज के कल्याण करे। समाज का कल्याण करे। अब आप ये देखिए, वहां पे ये नारे लगाए जा रहे थे कि कश्मीर जो है हमारे भारत का कभी हिस्सा रहा ही नहीं है। ऐसा क्यों भाई? शुरू से हमारा कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा। कैसे बोल दिया उन्होंने कि वो पाकिस्तान का हिस्सा तो है? मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो शिक्षा से संबंधित समस्या नहीं थी, वो देश विरोधी थे। बिल्कुल देश विरोधी थे वो। तो क्या जो लोग देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जो जेनजी बच्चे हैं उनको किस तरीके से रख रखाव करें, उनके स्वभाव में बदलाव लाए ताकि वो देश हित की बात करें? मैं सभी पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से उजागर करें, और थोड़ा सा अपने घर के माहौल में चेंज लाएं, और बच्चों को सिखाएं कि हमें किस तरीके से अपने व्यवहार में अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। छोटों से जो असभ्य भाषा जो वो बोले चल रहे हैं वहां पे, वो इन भाषाओं का प्रयोग ना करें वहां पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आखिरी सवाल से खत्म करना चाहेंगे, गौतम जी के पास ही आना चाहेंगे। गौतम जी, आखिरी सवाल है कि हमने अपनी पार्टी की, जो आपकी पार्टी है अपने यहाँ की, जो केंद्र की सरकार है, उस पर तो हमने सवाल कर लिया। अब आखिरी सवाल ये है कि कहते हैं कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष कमजोर हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। तो क्या लगता है विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से वो नहीं निभा पाई, जो युवाओं को कॉकरोच के रूप में आगे आना पड़ा? अगर सरकार के सामने वो सही तरीके से सवाल रख पाते तो क्या इतनी सारी समस्या आती? विपक्ष एक नहीं है,
विपक्ष में जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं उनके सबके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, सब पिता पुत्र की पार्टियां हैं। विपक्ष नाम की कोई चीज़ इस देश में है नहीं। और ये जो लोग आए थे, क्योंकि विपक्ष में इतनी ना शक्ति है ना इतना दम है उनके अंदर, क्योंकि विपक्ष एयर कंडीशन में बैठ करके राजनीति कर रहा है। 12 साल से विपक्ष एयर कंडीशन की राजनीति कर रहा है। अगर विपक्ष की ये सब जो लोग आए थे, ये पर्दे के पीछे से सब विपक्ष का ही षड्यंत्र है। सारे विपक्ष के षड्यंत्र के कारण ही ये लोग हैं, पूरा विपक्ष का इनको सपोर्ट है। इसीलिए पंजाब का चुनाव है, केजरीवाल और कांग्रेस दिल्ली में एक हो जाते हैं। पंजाब का चुनाव है 6 महीने के बाद, इसलिए दोनों अलग अलग दिखाने के लिए विपक्ष का नेता, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाके सड़क पर बैठ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लिए हो नहीं सकती। इतना नकारा विपक्ष देश की आजादी के 75 साल में पहली बार है। इससे पहले ऐसा कोई विपक्ष देखा ही नहीं गया। और टीवी डिबेट में विपक्ष के नेता आते हैं, इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इतने गंदे शब्दों को बोलते हैं कि वहां पर शर्म आती है बैठ के, कि हमारे परिवारों के लोग भी देखते हैं टीवी को, माँ बहनें भी देखती हैं, और जो एंकर है पूछने वाली वो भी लड़कियां हैं। इस तरह की भाषा बोलते हैं। तो विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब स्वार्थी लोग हैं, परिवारवादी पार्टी के लोग हैं। सिर्फ इनको सत्ता चाहिए। अब सत्ता चली गई है तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी भी तरह से हमें इन प्रकार सत्ता मिल जाए, ताकि हम फिर दोनों हाथों से इस देश को लूटें और खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और बहन जी आपका भी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टियां आती रहेगी जाती रहेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। और विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सवाल करे, लेकिन जहां पर देश विरोधी बात आए, देश विरोधी तत्व खड़े हो, तो वहां एक साथ आए। ना कि सत्ता हमारे लिए पहले जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जो है राष्ट्र सर्वोपरि है। आपकी क्या राय है इस चर्चा में? खास जो भी बात हुई, अगर आपको अच्छा लगा हो या अपनी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे आपकी भाई सुशील कुमार के साथ। धन्यवाद।